हेलो दोस्तों। आज का जो अपना लेसन जो स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल न्यू लेसन है ये। और इसका नाम है बैंकिंग। और इसके अंदर हम दो बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं पेपर में, है ना। तो बैंकिंग, कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, जिसे हिंदी में वाणिज्यिक तथा केंद्रीय बैंक, है ना। जिस हिंदी में ये नाम है इसका। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं आज ये लेसन। 4 से 5 मार्क्स का है तो थोड़ा इम्पोर्टेंस था ये, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको दो नामों से जाना जाता है, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। दोनों में से कोई भी नाम आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि एक ही बैंक की बात हो रही है। कौन सी? कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, है ना। तो वाणिज्यिक बैंक और व्यापारिक बैंक क्या होती है? यह एक वित्तीय संस्था है जो कि लोगों का जमा स्वीकार करता है। कमर्शियल बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जमा स्वीकार करता है। इसके एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो वाणिज्यिक बैंक और व्यापारिक बैंक के अंदर तो जितने भी बैंक है, जैसे HDFC, SBI, PNB, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सभी एग्जाम्पल है वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल है। वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक, ये दोनों बैंक है। ये वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो कि लोगों का जमा स्वीकार करता है ना। तो ये बैंक है HDFC, SBI और PNB। ये सब वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक है। अब इसके महत्वपूर्ण जो पेपर में जो सवाल आते हैं वो इसके डेफिनेशन से नहीं आते, बल्कि इसके कार्य से आते हैं कि इसके टोटल क्या क्या फंक्शंस है। कमर्शियल बैंक के कमर्शियल बैंक इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, है ना। तो आप कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला अपना फंक्शन है जमा स्वीकार करना। सबसे मेन फंक्शन इसका यही है। सबसे महत्वपूर्ण काम अगर देखा जाए तो यही है कि जमा स्वीकार करती है ना। जिसे डिमांड डिपॉजिट जिसे डिमांड डिपॉजिट, है ना। और ये किस रूप में स्वीकार करती है? मालूम ही है कि कोई भी व्यक्ति जब बैंक में जाता है तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट, है ना, इन तीनों में से एक खुलवाता है। अब इसमें हम पैसा डालते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, और उस जमा पे हमें क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमें ब्याज मिलता है। तो ऐसा कोई सा भी संस्था जो कि जमा स्वीकार करती है, जो कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करती है ना, तो वो क्या है? एक तरीके से बैंक का काम कर रही है ना। तो जमा स्वीकार करना क्या होता है? बैंक का काम होता है सबसे पहले, और ये 3 अकाउंट के माध्यम से बैंक करती है। अगला है ऋण देना। ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, और बैंक के किसी भी बैंक का जो मेन जो इनकम का जो सोर्स है वो यही है कि लोन से वो सबसे ज़्यादा कमाती है। क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे करती है हमारे सेविंग अकाउंट पे या फिक्स्ड अकाउंट पे, जो करंट अकाउंट पे मैं बता दूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई भी पेमेंट आपका नहीं होता है ना। आपको इंटरेस्ट रेट कोई भी नहीं मिलता है। तो ऋण ऋण देना इसका मेन काम है, और लोन जो भी देती है इस पे ये हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है कि नहीं? एडवांसिंग लोन। तो ऋण देना इसका दूसरा काम है। पहला जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करने के बाद उसका दूसरा काम है ऋण देना, है ना। अब हम बात करते हैं और भी बहुत से काम है जो कि बैंक काम करती है। एक एजेंट के रूप में काम करती है ना। एजेंट मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके बिहाफ पे काम करे, है ना, वो आपका एजेंट कहलाएगा। तो बैंक में हमारा एजेंट है। कैसे? अगर हम बैंक क्या करती है? RBI के एजेंट के रूप में काम करती है कि RBI के लिए वो सेल और परचेज करती है फॉरेक्स को। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज। सपोज आपके पास डॉलर है, उस डॉलर को आपको चेंज करना है रुपये में, है ना। तो आप बैंक में जाकर आप उस डॉलर को चेंज कर सकते हैं रुपये में, और उस डॉलर के बदले बैंक आपको जितना भी फॉरेक्स का रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से आपको पैसा दे देगी। सपोज $1 का रेट है 75 रुपीज़। तो अगर आपके पास $2 है तो $2 आप बैंक में ले जाइए और आपको मिल जाएगा पैसे 150, है ना।
150 पैसे आपको मिल जाएगा, 150 रुपये आपको मिल जाएगा। तो एजेंट के रूप में पहला काम है इसका परचेज और सेल ऑफ फॉरेक्स। अगर फॉरेक्स भी चाहिए आपको, सपोज आपको फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपको फॉरेन रुपये चाहिए तो आप पैसा दीजिए और आपको डॉलर मिल जाएगा। दोनों काम होता है, परचेज और सेल दोनों का काम होता है। अब हम बात करते हैं परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूतियाँ। सपोज बैंक जो है से आपके लिए ये भी काम करती है कि सिक्योरिटी को परचेज भी करती है आपके लिए और सेल भी करती है प्रतिभूतियों को। ठीक है, प्रतिभूति क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, है ना। आप एक तरीके से नॉर्मल तरीके से ये समझ लीजिए कि जो शेयर होते हैं, शेयर जो कंपनीज को शेयर होते हैं, वो भी कंपनी उन कंपनियों के शेयर जो है आपकी बैंक आपके बिहाफ पे खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है ना। आपके बिहाफ पे वो उस शेयर को खरीद भी सकती है, अपने पास खरीद के रख ले, और आपके ब्याज पे वो बेच भी सकती है। कलेक्शन एंड पेमेंट। सपोज आपने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हर एक महीने मेरा इंस्टॉलमेंट पेज हो जाना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहिए। तो हर एक महीने आपके अकाउंट से पैसा काट कर बैंक इंस्टॉलमेंट पे कर देगी। जैसे कि आमतौर पर होता है, जो भी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका हर एक महीना कुछ म्यूचुअल फंड होता है 500, 1000, 2000, 3000, है ना। तो ऐसे 500 से स्टार्ट होता है। सपोज आपका म्यूचुअल फंड है 500 का मंथली के हिसाब से, है ना। तो इसे SIP बोलते हैं। तो आपका 500 मंथली का, आपने जैसे बैंक को आपने बोल दिया है कि आप 500 SIP मेरे अकाउंट से काट कर आप इस AMC में जाकर डाल दें, है ना। तो बैंक बिना कहे बिना पूछे आपसे आपके अकाउंट से 500 हर एक महीना पेमेंट कर देगी AMC को, म्यूचुअल फंड को, है ना। वो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में चला जाएगा। तो आपके कहने पर बैंक किसी से कलेक्शन ले भी सकती है, आपके लिए पैसा इकट्ठा भी कर सकती है, मांग भी सकती है, और किसी आप अगर आज्ञा देते हैं, अगर बैंक को परमिशन देते हैं, तो आपके बिहाफ पर वो पेमेंट भी कर सकती है। एक तरीके से एजेंट के रूप में काम करता है, और इसके लिए बैंक चार्जेस लेती है जो कि बहुत ही मिनिमम होता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब यह है कि सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना। बिजनेस में आपका आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन के किसी कंपनी से, फॉरेन के किसी कंपनी को ये नहीं मालूम कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ना। और आपको नहीं मालूम कि फॉरेन में जो कंट्री है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उस दोनों केस में आपकी बैंक और फॉरेन में जो बंदा है, फॉरेन में जो कंपनी है उनकी बैंक, दोनों के बैंक आपस में बात करते हैं और ये एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ जो बंदा है A और यहाँ जो बंदा है B, इन दोनों के दोनों की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये दोनों आपस में अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक में इन्वॉल्व हो गया, इसका बैंक और इसका बैंक, दोनों बैंक आपस में जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो शेयर करते हैं। तो इन दोनों को विश्वास हो जाता है कि हाँ इनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। तो लेटर ऑफ रेफरेंस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लॉकर की सुविधा, आप जानती है कि अब अगर आपके पास कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई भी बहुत ही कॉस्टली चीज़ है, सोना चांदी या कोई भी, तो आप बैंक में जमा करा सकते हैं। ये लॉकर की सुविधा भी देती है हर एक बैंक, और इसके कुछ चार्जेस लगते हैं लॉकर के, है ना, वो आपको पे करने पड़ेंगे। सपोज अगर आप लॉकर की सुविधा अगर लेना चाहते हैं तो आपको एक रूम मिलेगा, चाबी मिलेगा, उसमें उसमें एक लॉकर होगा, उसमें चाबी मिलेगा आपको, उसमें जाकर आप अपना जो भी सामान है, सर्टिफिकेट, है ना, सिक्योरिटीज़ और जो भी या सोने हीरे जो भी है, आप वहाँ पे जाकर जमा करवा सकते हैं। तो लॉकर की सुविधा भी बैंक देती है, ये भी एक उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यों में से एक है। अब ये लास्ट पॉइंट है जो है कि वस्तुओं के वाहन में सहायता, की जो बैंक है वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करती है उसके बारे में है। सपोज एक व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B, ये इंडिया से है और ये UK से है, दोनों आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, इन दोनों का अपनी अपनी कंपनी है। ये मान लो एक्सपोर्ट करता है और ये यहाँ से इम्पोर्ट मतलब कि इसको पैसा भेजेगा ना, ये अगर सामान भेजेगा, इसका A B के यहाँ सामान भेजेगा तो B क्या भेजेगा, फिर पैसा भेजेगा ना। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार इन दोनों को, सपोज दोनों को आपस में विश्वास नहीं है कि ये सोचता है कि अगर मैंने माल भेज दिया B के यहाँ और इसने पैसा ना भेजा तो B ये सोचता है कि अगर मैंने पैसा भेज दिया
अगर यहाँ से माल यानी कि गुड्स जो है से अगर यहाँ से डिलीवर किया ही नहीं तो इस केस में क्या होगा, यानी दोनों को आपस में विश्वास नहीं है ना। इस केस में क्या आता है, दोनों का बैंक बीच में आ जाता है, यहाँ से बैंक, इसका बैंक और इसका बैंक भी आ जाएगा बीच में, है ना। इन दोनों का काम क्या होगा, ये दोनों बैंक आपस में ये तय करेंगे कि ए के लिए ये बैंक काम करेगा और बी के लिए ये बैंक काम करेगा। ये बैंक ये निश्चित करेंगे कि ए यहाँ से माल भेजे, है ना। जब ये माल भेज देगा, जब यहाँ से शिपमेंट कर देगा, तो जो शिपमेंट का डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास दे देगा, है ना। यहाँ से जो इसने माल भेजा, एक्सपोर्ट कर दिया, उसका डॉक्यूमेंट इसके पास देगा। ये डॉक्यूमेंट इसका जो बैंक है, ए का जो बैंक है, ये बी के बैंक के पास भेजेगा कि हाँ ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है शिपमेंट का, और ये ए ने माल यहाँ से भेज दिया है। तो बी का जो बैंक है ये बी को दिखाएगा कि हाँ देखो ये शिपमेंट का मेरे पास आ गया है पूरा, जैसे इनवॉइस वगैरह आ गया है, बिल वगैरह आ गया है कि वहाँ से माल आ चुका है। अब बी को विश्वास हो जाएगा क्योंकि बैंक ने बोला है ना। अब बैंक यहाँ पर रिस्क लेती है कि अगर, ठीक है, तो बी को विश्वास हो जाएगा, तो बी क्या कर देगा, इसको बैंक को पेमेंट कर देगा, बी को पेमेंट कर देगा, और बी फिर पेमेंट कर देगी इसको, है ना, इसको पेमेंट कर देगी। और ये वाला डॉक्यूमेंट फिर, ये जो एक्सपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो बी के पास आ जाएगा। तो इसके पास कहाँ चला गया, सुरक्षित माल चला गया, और इसके पास सुरक्षित पैसा आ गया, है कि नहीं। तो इसमें भी सहायता करती है, इस तरीके से सहायता करती है, दोनों को एक तरीके से विश्वास बनाने के लिए बैंक बीच में आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो पॉइंट तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, थैंक यू, बाय।